हेलो ऑल ऑफ़ यू, मैं उमेश सर आपके सामने एक बिल्कुल नई सीरीज़ लेकर के आया हूँ। और अभी जैसे पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे कि द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज़ गेटिंग डे बाय डे वेरी हार्डर, और लोग बहुत डरे हुए हैं इस समय इसको लेकर के कि मेरा प्री नहीं निकलता है बहुत सारा। तो ये इस बार जो मैं एक इनिशिएटिव लेकर के आया हूँ, ये जीएस का बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिससे आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन तो बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा, बल्कि साथ ही साथ आपकी इस प्रीलिम्स के चक्कर में वो टॉपिक्स भी आपके नज़र में आते चले जाएंगे जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो कम से कम यदि आप मेंस की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको उस समय तक ये पता रहेगा, जब आप उसको देखोगे, सारी चीज़ों से गुजरोगे, कि मेंस के लिए भी इस बार ये टॉपिक्स थे। तो जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करोगे तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक्स तो मैंने सर से पढ़े थे, रेगुलरली वीडियोस में आते थे। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है बूस्ट योर जीएस बाय 200%। मतलब 200 गुना आपके जीएस की स्पीड को पड़ेगा। जो पुराने पैटर्न्स थे तैयारी करने के, वो थोड़े से ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं। तो इस ऑब्सोलीट होने की वजह से बहुत सारे लोग जो पहले प्रीलिम्स निकाल लिया करते थे, अब वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम आपको करना है वो ये है कि आप इसको रेगुलरली सुनिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप नोट कर सकते हो मेन पॉइंट्स को तो वो बहुत ही अच्छा है। नहीं करते कोई बात नहीं, वो पीडीएफ वगैरह आपको मिल सकती हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वो हम दे देंगे। लेकिन मेरा एक उद्देश्य रहता है कि आप उसको नोट करो। तो ये रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको एक अलग तरीके के फैक्ट्स जो आजकल पूछे जाने लगे एग्ज़ाम में, जो एकदम से नहीं समझ में आते हैं, एग्ज़ाम को मुश्किल करते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते चले जाएंगे इसमें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि हमारे जो मेंस के जो कोर्सेज चल रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, हिंदी साहित्य है, उसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए हुए जो नंबर है ऊपर, उस पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप मुझे कॉल करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपकी कोई क्वेरी है, जैसे हमेशा मैंने कहा है कि मैं आपकी किसी भी प्रकार की समस्या जो पढ़ाई से संबंधित है, उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहता हूँ। तो ऐसा भी आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। जो लोग मुझसे जुड़ गए हैं और बराबर मुझसे सहायता लेते हैं, उनको पता है कि मैं कितने अच्छे से उनकी सहायता करता हूँ बिना किसी उसके। तो ये एक इनिशिएटिव है, मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा तो परफॉर्म करोगे ही करोगे। इवन यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन योर मेंस एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज इन योर इंटरव्यू एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज जीएस में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बुखारेस्ट 9। और ये आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इसमें प्रीलिम्स में, और देखेंगे हम प्रीलिम्स के बाद कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो इसमें जो हमारा जीएस पेपर 2 है वहाँ पर भी ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ही ये प्री में पूछा जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, इसका प्री में पूछा जाने का कारण यही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको इसके विषय में, फिर आपकी राय के अनुसार सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि मैं डेप्थ में पढ़ाता हूँ अपने हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। द एनवॉयज ऑफ इंडिया ऑफ 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कॉल्ड बुखारेस्ट 9। So these are Eastern European countries called Bucharest 9. So first of all you should know these are 9 Eastern European countries, ठीक है ना। तो अगर पूछ लिया जाएगा तो पहला जवाब तो ये 9 पूर्वी यूरोपियन देश हैं हिंदी में यदि कहें तो। So jointly wrote to acquaint the Indian public with the basic fact on the ground about the premeditated अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड रशियन एग्रेशन इन यूक्रेन। तो अभी जो यूक्रेन वॉर चल रहा है उसका संदर्भ है इसका। द B9 कंट्रीज हैव बीन क्रिटिकल ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन सिंस 2014 व्हेन द वॉर इन द डोनबास स्टार्टेड एंड रशिया एनेक्स्ड द क्रीमियन पेनिनसुला। तो ये पुराना मामला 2014 से चला आ रहा है, क्रीमियन वार से। अब जब मेंस का बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे, अभी जो बात की बातें हैं वो समझ लीजिए।
What is Bucharest 9? So Bucharest 9 is a group of 9 NATO countries. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट दीज आर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज दीज आर नाटो कंट्रीज ऑल्सो. ठीक है ना. नाटो में भी हैं कंट्रीज. दोनों बातें, और दोनों बातें पूछी भी जा सकती हैं एक साथ, और ऐसे ही प्रश्न IAS बना देता है. फिर हमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ हो गए. तो अभी हमने देखा तो ये नाटो में भी हैं. दैट बिकेम पार्ट ऑफ US लेड मिलिट्री अलायंस आफ्टर द कोल्ड वॉर. तो कोल्ड वॉर के बाद आई थी. द B9 वॉज फाउंडेड ऑन November 4, 2015 एंड टेक्स इट्स नेम फ्रॉम बुखारेस्ट, कैपिटल ऑफ रोमानिया. तो एक बात और है कि रोमानिया की राजधानी है, तो मैच करने के लिए भी हो सकता है किसी क्वेश्चन के पार्ट में ये दे दिया जाए आपको भूगोल में. अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे कि रोमानिया बुखारेस्ट जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको ढूंढना है. पूछ लेते हैं कई बार. एक बार लोगों को लगता है कि नई नदी कहाँ से पूछ ली, ये तो हमने भूगोल में पढ़ा ही नहीं था. तो इसी तरीके से जो डीप नॉलेज होती है ना, वो निकल के बाहर आती है. सो द ग्रुप वॉज क्रिएटेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ क्लाउस योहानिस who was been president of Romania since 2014 and Andrzej Duda who was president of Poland in August 2015. अब देखिए मेंबर्स कौन कौन हैं, देख लीजिए. रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, 3 बाल्टिक कंट्रीज, रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया. अब यहाँ से एक भूगोल का क्वेश्चन आपको और मिल गया. बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं. तो अब एक क्वेश्चन और बना सकते हैं हम कि भाई 4 आपको विकल्प दे दिए ABCD, और पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ बाल्टिक कंट्री. तो 3 ये दे रखी है, इसके शेष जितनी बाकी दे रखी है वो नहीं है. फिर ऑल मेंबर्स ऑफ B9 आर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. पहली बात, ये 9 कंट्रीज जितनी भी हैं ये यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य हैं. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की भी सदस्य हैं. तो अगर क्वेश्चन में घुसा करके भी अगर पूछ लिया जाए तो आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं बाहर IAS का भी. ये तो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, UP के. ऑल 9 कंट्रीज वर वंस क्लोजली एसोसिएटेड विद द नाउ डिजॉल्व सोवियत यूनियन बट लेटर चूज द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी. तो पहले 9 की 9 कंट्रीज जो थी वो सोवियत यूनियन से क्लोजली एसोसिएटेड थी, लेकिन अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. फंक्शंस ऑफ B9 जो दे रखे हैं, तो छोटा सा है, देख लीजिए. अभी ज़रूरत नहीं है उतना, तो छोड़ भी सकते हैं हम लोग, कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत पड़ेगी तो देख सकते हैं. फिर भी द B9 ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ डीपनिंग द डायलॉग एंड कंसल्टेशन अमंग द पार्टिसिपेंट allied states in order to articulate their specific contribution to the ongoing process across the North Atlantic Alliance. It works in total compliance with the principle of solidarity and indivisibility of security of NATO members. अभी इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है आपको. अगला देखते हैं, ये भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से ही संबंधित है. बिम्स्टेक क्वेश्चन आ सकता है, GS पेपर 2 है. टॉपिक कवर किसने होंगे इसमें, देखिए बायलैटरल रिलेशनशिप कवर होगा, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स. ये सिलेबस आप लिखते जाओ जो भी मेंस को लेकर के सीरियस हैं. ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट. ठीक है, तो देख लेते हैं. बिम्स्टेक वैसे कई लोगों ने सुना होगा. तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कंप्लीट्स 25 ईयर्स. तो 25 साल पूरे हो गए, यानी सिल्वर जुबली है. और इट बिगेन इन बैंकॉक इन 1997. तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिएगा इसको. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत ज़रूरी है इसको देखना. 25 साल हुए तो पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ बिम्स्टेक? इट in an effort to integrate the region, the grouping was formed in 1997 originally with Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand. शुरुआत में 4 ही थे. and later included Myanmar, Nepal and Bhutan. BIMSTEC, which now includes 5 countries from South Asia,
and 2 from ASEAN is a bridge between South Asia and Southeast Asia। ठीक है, यही कुछ परिभाषा होती है। लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम वालों को नंबर अच्छे कैसे मिलते हैं, सीधी परिभाषाएं मिल जाती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भाई कि कौन सा बाहर है इसमें, कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो यहीं पर आपको जवाब मिल गया ये। ठीक है, और आपको एक बार ज़रूर से पढ़ना है। कभी कभार अब ये पूछ लिया जाता है, एक बार इस तरह से पूछ लिया था उसके संदर्भ में आपका ब्रिक्स के संदर्भ में पूछ लिया था बहुत पहले आईएएस में। इस तरह का क्वेश्चन मे भी पॉसिबल कोई दूसरा उठा के बिम्स्टेक में पूछ ले। ओवर 1/5 यानी 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन 7 कंट्रीज अराउंड। तो यहाँ पर पता लगा 7 कंट्रीज मेंबर हैं अराउंड इट, एंड दे हैव कंबाइंड जीडीपी क्लोज टू 2.7 ट्रिलियन। The Bay also have vast untapped natural resources, 1/4 of the world's traded goods across the Bay every year. Why BIMSTEC is important to India? तो means का question है। As the region's largest economy, India has lot at stake. BIMSTEC connects not only South and Southeast Asia but also the ecologies of the Great Himalaya एंड बे ऑफ बंगाल। तो इस तरीके के आंसर्स होते हैं मेंस में। दूसरी बात कहता है कि फॉर इंडिया इट इज़ नेचुरल प्लेटफॉर्म टू फुलफिल आवर की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़। देखिए फॉरेन प्रायोरिटी क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फॉर न्यू दिल्ली वन की रीज़न फॉर एंगेजमेंट इज़ इन द वास्ट पोटेंशियल that is unlocked with stronger connectivity. Almost 300 million people, or roughly 1/4 of India's population, live in 4 coastal states adjacent to Bay of Bengal, which is Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, West Bengal. From the strategic perspective, the Bay of Bengal, a funnel of Malacca Straits, has emerged a key theater for the increasingly assertive China in maintaining its access route in Indian Ocean। तो चाइना वाली बात की है, मेंस में जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बता देंगे, अभी आप देख लो। तो ये वाला पोर्शन है, बिम्स्टेक दिया हुआ है यहाँ पर एक मैप के रूप में। तो जो मोटी मोटी बातें हैं सीखने की बिम्स्टेक के बारे में, तो आप देख सकते हो सारे फ्लैग्स दिए हुए हैं जितनी कंट्रीज़ इसके उसमें हैं। इंडिया का फ्लैग बीचों बीच दिया हुआ है, कंट्रीज़ हम बताए थे। अब देखो इधर सारी कंट्रीज़ दे रखी हैं, इंडिया दिया है, नेपाल दिया है, भूटान दिया है, म्यांमार दिया है, थाईलैंड दिया है, बांग्लादेश दिया है, श्रीलंका दिया है। फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहीं पर दिया हुआ है, द हिंदू की कटिंग है ये। उसके बाद श्रीलंका इज़ द करंट चेयर, ये दिया हुआ है यहाँ। और मोटी मोटी बातें जो आईएएस में पूछ ली जाती हैं, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर, स्टैंड फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 कंट्रीज़ आर मेंबर। फिर फाउंडेड इन 1997 इन बैंकॉक। ठीक, इसके बाद देखिए 22% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, combined GDP is $2.7 trillion. 1/4 of the world's traded goods cross the Bay of Bengal every year. 6 focuses area: trade, technology, energy and transport, tourism and fisheries। तो देखते हैं आप, इस तरह से पूरे मैप में भी मैंने समझा दिया है। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 100% आएगा इस बार, बिल्कुल लिख लीजिए कहीं ना कहीं मेंस या प्री में। यह है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर यानी पेसर स्कीम। तो क्रायो जब वर्ड आया आप समझ लीजिए, क्रायो मीन्स ठंडा। ठीक है, तो कोई भी क्रायो शब्द चीज़ जब आता है तो ठंडे से उसका मतलब होता है, पहले आप समझ लीजिएगा। तो कहीं भी ये अगर आए तो आप इसको समझ लीजिएगा। टॉपिक कहाँ से है, जीएस पेपर 3 से। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस
in science and technology, indigenization of technology and developing new technology. So what is this? Now we see the Polar Science and Cryosphere PACER scheme has been approved for continuation during 2021 to 26. तो सबसे पहले पेसर का फुल फॉर्म या उससे किससे संबंधित है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर से संबंधित है, इसको जानना है। फिर क्या है देखिए, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर स्कीम कंप्राइजेस द अंटार्कटिक प्रोग्राम। ठीक है, अंटार्कटिक जो हमारा रीजन है ग्लोब पर, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम मतलब जहाँ जहाँ भी ठंडा रहता है, सदर्न ओशियन प्रोग्राम एंड क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम, ये इसके अंतर्गत सारे आएंगे। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली थ्रू नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये पूछा जा सकता है आपसे कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। आईएएस लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए व्हाट इज़ क्रायोस्फीयर। अब टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि क्रायोस्फीयर होता क्या है, किसको बोलते हैं। तो अभी आपने बहुत सारे जब अर्थ के बारे में भूगोल पढ़ा होगा तो बहुत सारे स्फीयर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो अब क्रायोस्फीयर देखते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है क्रायोस्फीयर से क्या तात्पर्य है। तो क्या है, द क्रायोस्फीयर इज़ द फ्रोज़न वाटर पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम। सीधी डेफिनेशन है, यानी कि जो बर्फ़ बना हुआ पार्ट है वो जो होता है हमारे अर्थ में, वो जो सिस्टम है वो क्रायोस्फीयर कहलाता है। अब जहाँ जहाँ ये होगा बर्फ़ के रूप में वो आपको क्रायोस्फीयर कहलाएगा। दीज आर द प्लेसेस ऑन अर्थ दैट आर कॉल्ड सो कोल्ड दैट वाटर इज़ फ्रोज़न सॉलिड। यहाँ पर पानी बर्फ़ के रूप में सॉलिड होता है। दीज एरियाज आर स्नो और आइस विच आर सब्जेक्ट टू टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, फॉर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल भर में, कंपोज द क्रायोस्फीयर। तो क्रायोस्फीयर की पूरी डेफिनेशन ये हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म क्रायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रायोस विच मीन्स कोल्ड। तो मैं शुरू में ही आपको बता चुका था कि इसका क्या मतलब होता है। आइस एंड स्नो ऑन लैंड आर वन पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। तो आइस और स्नो दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। स्नो क्या होती है, भुरभुरी बर्फ़ जो होती है उसको स्नो बोलते हैं, जिसको मार मार के लोग खेलते हैं। कश्मीर वगैरह में जाके स्नोफॉल होता है तो वायु की जो वो होती है आर्द्रता वो बर्फ़ में बदल जाती है, मुलायम बर्फ़ होती है और वो हार्ड होती है, आइस हार्ड होती है, मार दो चोट लग जाएगी। This includes the largest part of the cryosphere, the continental ice sheets found in Greenland and Antarctica। तो अगला जो हमारा समझने का पोर्शन है वो ये है। तो कहाँ है, कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स फाउंड इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, दो जगह पाई जाती है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा। एज वेल एज आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड एरियाज ऑफ स्नो एंड परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट जो है एक भूगोल का कंसेप्ट है। ठीक है, व्हेन कॉन्टिनेंटल आइस फ्लोज आउट फ्रॉम लैंड एंड टू द सी सरफेस वी गेट शेल्फ आइस। ये सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है आपको, मेनली डेफिनेशन याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा। द अदर पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर इज आइस दैट इज़ फाउंड इन वाटर। दूसरी वो है जो वाटर में पाई जाती है। इंक्लूड्स फ्रोजन पार्ट्स ऑफ द ओशियन सच एज वाटर सराउंडिंग एंटार्कटिका एंड आर्कटिक। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रोजन रिवर्स, जो जमी हुई नदियाँ हैं, लेक हैं, ये भी हो सकती हैं, पोलर एरियाज़ में पाई जाती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायोस्फीयर क्या है भाई, क्या महत्व है, ये क्वेश्चन मीन्स में पूछा जा सकता है। क्रायोस्फीयर क्या है और उसका क्या महत्व है। द कंपोनेंट्स ऑफ क्रायोस्फीयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अर्थ क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है वो हमारा जलवायु है, उसमें इसका बड़ा प्रमुख योगदान है। स्नो एंड आइस रिफ्लेक्ट्स हीट फ्रॉम द सन। स्नो और आइस जो होती है वो परावर्तित करती है हीट को, हेल्पिंग टू रेगुलेट आवर प्लैनेट्स टेम्परेचर, और हमारे प्लैनेट के हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखती है।
Because polar regions are some of the most sensitive to climatic shifts, the cryosphere may be one of the first place where scientists are able to identify global changes in climate. क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सबसे पहले यही समझ आता है, क्योंकि बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भी होता है, तो थोड़ा भी अगर तापमान में परिवर्तित होगा तो ये स्थिति जो है वो बदलने लगेगी और बर्फ़ पानी में बदलना शुरू हो जाएगी। अब पेसर के अंतर्गत क्या क्या है भाई, क्या कंपोनेंट हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर रिसर्च वेसल, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3rd रिसर्च बेस इन अमेरिका अंटार्कटिका, इंडियन साइंटिफिक एंडेवर्स इन आर्कटिक। तो ये इतना ज़्यादा आपके लिए। रिप्लेसमेंट ऑफ मैत्री स्टेशन, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैत्री स्टेशन कहाँ है, पहले ही पूछा है, यूपीपीसीएस ने पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्या है पेसर स्कीम के, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, बाकी मीन्स के हिसाब से बाद में बताएंगे। टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर सिस्टम। तो मेजर अचीवमेंट क्या है पेसर स्कीम के इन रिसेंट है? एग्जीक्यूटेड 39th and 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। तो भाई अंटार्कटिका पर गए, सीधी सी बात। 41st इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका इज़ ऑन गोइंग। 41वीं जारी है। क्लियर एयर एटमॉस्फेरिक, अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये दिया हुआ है यहाँ पर, क्रायोस्फीयर दिखाया, आइस कैप जो हैं ये सब दिए हैं, परमाफ्रॉस्ट है, आइस शीट है, ये सब पूरा चित्र में दिखाया है, इसी को बोलते हैं क्रायोस्फीयर। ये मैप दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर है। फिर अगला टॉपिक है ऑलिव रिडले टर्टल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि इसको जो है क्या नाम से हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। द ऑलिव रिडले टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट। देखिए स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है एंड मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा ऑफ ऑल सी टर्टल्स, जितने भी समुद्र में पाए जाने वाले कछुए टर्टल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ही है। दे इनहेबिट वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। देखो इससे बनती हैं आईएएस के क्वेश्चंस। कहाँ पाए जाते हैं? कोल्ड वाटर दे देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर। वार्म वाटर में कहाँ कहाँ? पैसिफिक में, अटलांटिक में और इंडियन ओशन, तीनों में पाए जाते हैं। These turtles along with their cousin the Camp's Ridley turtle are best known their unique mass nestling called Aribada, where thousands of female come together on the same beach and lay their eggs. ऋषिकुल्या रुकरी कोस्ट इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, याद रखिएगा इसको, उड़ीसा में है। गहिर माथा बीच एंड द माउथ ऑफ डेबी रिवर आर द मेजर नेस्टिंग साइट्स इन उड़ीसा। तो कहाँ पाया जाता है इंडिया में भाई? उड़ीसा में इम्पॉर्टेंट है। एवरी ईयर IUCN स्टेटस क्या है इसका? इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेशन ओलिविया इनिशिएटेड इन अर्ली 1980s हेल्प टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडले टर्टल्स एज द congregate along the Odisha coast for breeding and nesting from November to December। तो ये हमारा पूरा आज का GS था। अच्छे से इसी तरह से पढ़ना है आपको।